हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पहली हेडिंग है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? जैसे प्रिज्म जो होता है ये दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। किस पृष्ठों से घिरा होता है? समतल पृष्ठ से। इसके किनारे पे एक समतल पृष्ठ ये है और इस साइड में एक समतल पृष्ठ ये है। दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी भी कोण पर इसके पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। मतलब दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी भी कोण पर उसके पारदर्शी माध्यम को हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं प्रिज्म की परिभाषा। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम पर दो समान पृष्ठों से किसी कोण पर घिरी हुई आकृति है। किसी कोण पर घिरी हुई आकृति है। ठीक है, आकृति है। कह रहे हैं कि प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम पर दो समान पृष्ठों से किसी भी कोण पर घिरी हुई क्या होती है? आकृति है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे प्रिज्म कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। हालांकि प्रिज्म की 2-3 डिफिनीशन और हुई है, एक थी बहुत। तो प्रिज्म कैसे बनता है? जैसे ऐसे देखियो ना, प्रिज्म जैसे मेला उलम छोट छोट के मिलता है, इसे चमकत रहा था, है ना। ये एक साइड में ये इसका समतल पृष्ठ है, एक साइड में ये इसका समतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ। और इस साइड में ये कैसा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ। मतलब दो समतल पृष्ठों के बीच किसी भी कोण पर झुके इस पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी भी कोण पर इस पारदर्शी माध्यम में उपस्थित जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं प्रिज्म। अगला है, चलो इधर देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा प्रिज्म, थोड़ा सा क्लियर हो, है ना। यहाँ से ये कौन सा माध्यम है? इस साइड में हमने बताया ये कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? विरल। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और इस साइड में कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। दो नियम हमें पते होने चाहिए अपवर्तन के। अगर कोई भी किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में जाती है? सघन माध्यम में। अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण इसका उल्टा यदि सघन माध्यम से किस माध्यम में जाती है? विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है कि अभिलंब से दूर भागेगी? अभिलंब से दूर भाग जाएगी। यही दो नियम इसमें लागू होंगे। पहले हम लोग जाएंगे विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में। विरल माध्यम से किस माध्यम में जा रहे हैं? सघन माध्यम में। ये बीच वाला सघन माध्यम में। हमने अभी बताया कि जब हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो हम लोग अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। हम लोग इसके बीचों बीच क्या खींचेंगे? अभिलंब। बीचों बीच क्या खींचेंगे? अभिलंब। बोलो मत बेटा। बीचों बीच अभिलंब खींचेंगे, हम इसकी तरफ झुक जाएंगे। झुकेंगे ना इस साइड में। फिर उसके बाद हम लोग खींचे, इसके बीचों बीच अभिलंब खींचे। फिर यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? अभिलंब। जब कोई किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में जाती है? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर भागेगी। यानी कि ये वाली अभिलंब इस साइड में है, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर भाग जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? दोनों क्लियर हो रहा है ना। यहाँ से विरल माध्यम में किस माध्यम में जा रहा था? सघन माध्यम में। अभिलंब की तरफ झुक गया। जैसे हम लोग बाहर निकले सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं? आई से। इधर देखो, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग किससे दिखाएंगे? आई से। अब ये बाहर निकला, ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से। उसको किससे दिखाएंगे? आर से। बात समझो तो यहाँ तक बेटा। फिर यहाँ से ये वाली किरण जा रही है अंदर, ये वाली किरण क्या हो जाएगी?
यहाँ से निकलेगी, इस साइड में जाएगी। अब अभी हमने बताया कि जब ये वाली किरण ये अभिलंब है और इसके लिए, इस दूसरे के लिए ये किस कोण का काम करेगी? आपतन कोण का काम। किसका काम करेगी? आपतन कोण का। इस दूसरे पृष्ठ के लिए जब हम लोग इधर से गुजारेंगे तो ये वाला किसका काम करेगी? आपतन कोण का। लेकिन एक ही त्रिभुज में हम दो भिन्न भिन्न जो है वो नहीं मान सकते। अगर इसको R माने हैं, R1 माने तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? R2। और ये जो बाहर वाली निकलेगी फिर वो क्या हो जाएगी? I। बात सुनो तो ये बात, इस वाली किरण को हम लोग ये जो ऐसे अगर ये पीछे ना मुड़ती तो ये ऐसे सीधे निकलती कि नहीं निकलती? और ये वाली किरण अगर ना मुड़ती तो ये वाली भी ऐसे क्या हो जाती? सीधे निकलती। ये वाले दोनों कोण जिस पर एक दूसरे को काटते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? विचलन कोण। इसी को क्या बोला जाता है? विचलन कोण। हालांकि आपसे डिफिनीशन भी विचलन कोण का लिखवाया जाएगा। अगर आपसे डिफिनीशन लिखवाया जाए तो ऐसे याद कैसे था कि आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं और जो अपवर्तित किरण होती है उसको पीछे बढ़ाते हैं। ये दोनों किरणें जिस कोण पर एक दूसरे को काटती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण। यानी कि आपतित किरण को हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, और ये जो अपवर्तित किरण है उसको हम लोग क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण। यहाँ तक बात सुना तो आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, इधर देख लो। अब हमें पता है कि अगर ये वाला पूरा कितना है? I है। ये पूरा कितना है? I है। अगर हमसे ये वाला कोई पूरा पूछे तो इसको हम लोग कितना बताएंगे? ये भी पूरा I होए। अगर ये पूरा I है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा I होगा कि नहीं होगा? अरे ये ऐसे सीधे निकाले हैं ऐसे सीधे। अगर कोई किरण ऐसे एक दूसरे को काटती है तो जितना कोण यहाँ पे होता है उतना कोण यहाँ पे। तो देखो ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही हैं? ये सीधे, इस बीच वाली को छोड़ दो, ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को काट रही है ना। अगर ये I है तो ये पूरा वाला कितना हो जाएगा? ये पूरा वाला I होगा कि नहीं? ये पूरा वाला क्या हो जाएगा? I। अगर कोई हमसे ये वाला पूछे, अगर ये पूरा I है, I में से R1 घटा देंगे तो ये वाली दूरी बचेगी नहीं बचेगी? ये पूरा I है, I में से आधा हमें पता है, आधा क्या है? R1। अगर पूरे I में से R1 घटा देंगे ये वाली दूरी पता चलेगी कि नहीं? ना समझ में आओ तो इधर देखा। जैसे हमने मान लिया ये वाली ये दूरी, जैसे मान लो कोई कोण है, ऐसे कोण बन रहा है, इसके बीचों बीच एक कोण, ये मान लिया हमने 90 अंश है, और इसमें से बीच वाला ये 45 दे दिए। ये क्या दे दिए? 45। अगर हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, अगर पूरा 90 है, 90 में से आधा 45 है, तो हम लोग 90 में से 45 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? यानी कि यहाँ 90 में से किसको घटा देंगे? 45 को। हमें ये वाला कोण पता चलेगा कि नहीं? वैसे सेम यहाँ हो रहा है। यदि ये पूरा कोण I है और ये आधा वाला कोण R है तो I में से हम लोग क्या कर देंगे? R को घटा देंगे, R1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, ये वाला बन जाएगा। बात सुनो तो ये तो बात समझ में आओ तो। अगर ये वाला पूरा I है, इस साइड में ये पूरा I, अब इस वाले के लिए देखो, ये वाला किरण और ये वाली किरण, इनके बीच ये वाला पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा कोण I होगा कि नहीं होगा? इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। ये I1 हुई है और ये I1 हुई है। I1 I2 मानेंगे तो आसान हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या लेके हो जाएगा? I2 होगा कि नहीं होगा? अगर पूरा I2 है, I2 में से हमें आधा पता है ये R1 R2 है, तो I2 में से अगर R2 घटा देंगे ये वाली दूरी पता चलेगी कि नहीं? यानी कि I1 माइनस R2, ये वाली कोण पता चलेगा, ये वाला। हाँ, I2 माइनस R2, ये वाला कोण और ये वाला कोण। एक बार फिगर बना लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो एक बार फिगर फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक बार ध्यान से देखो। ए बेटा बोलो मत, एक बार फिगर फिर से समझते हैं। यही बगले एक बार फिर समझ, ज़्यादा है नहीं तो अभी फिर से एक बार लास्ट में और समझा देंगे फिगर। चले आगे हम लोग पहला त्रिभुज लेंगे TQ और किसमें? R में। ये वाला त्रिभुज TQ और R, TQ R लेंगे त्रिभुज TQR में। अच्छा, TQR में ये वाला जो कोण है वो बहिष्कोण है कि नहीं है? जैसे अगर मान लो कोई त्रिभुज ऐसे बना है, ऐसे, इसमें ये वाला कोण हम लोग लिख रहे हैं, ये बना है I1 माइनस R1, और ये वाला क्या है? I2 माइनस R2, और ये इसके बीचों बीच एक बहिष्कोण है, इसको हमने माना है डेल M। इसको क्या मान लिए हैं? डेल M। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि कोई किसी भी त्रिभुज का कोई बहिष्कोण है जिसके दूरस्थ कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि ई जौन एकर विचलन कोण बा केकरे बराबर हो? एकरे प्लस एकरे। ये पढ़ेगा ना। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि ये जो बहिष्कोण है इसके सामने दो स्थित कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डेल M बराबर, यहाँ पे ये वाला कोण R1
I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 और प्लस बीच में दूसरा वाला कोण I2 माइनस R2। ये तक बात समझ तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, जोन I बा I के साथ कर लो, जोन R बा R के साथ। तो यहाँ से डेल एम बराबर ये I1 तो ऐसे रहेगा, I1 क्या रहेगा ऐसे, और I2 किसके साथ लेकर चले आओ, ये हो जाएगा I1 और प्लस I2। अब इसको इस साइड में यहाँ बीच में माइनस निशान बदल रहा है, ये जो माइनस हो किस में हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा R1 और ये जो माइनस हो किस में हो जाएगा प्लस में R2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक बा। अब हम लोग ये वाला लेंगे T Q M और R में, ये वाला, ये चतुर्भुज है कि नहीं है, दिख रहा है ना चतुर्भुज, T Q R और किस में M में। अरे ये वाला T है, ये Q है, ये M है और ये R है, ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला। तो लिखेंगे चतुर्भुज T Q R M में। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 380। कितना होता है, ये होता है, हम तो कहे 360, कितना होता है 360 अंश कितना होता है, और त्रिभुज का कितना होता है 180। अगर हम लोग चतुर्भुज का देखेंगे उसका कितना होता है 360, अगर हम लोग त्रिभुज का देखते हैं उसका कितना होता है 180। तो इन सब का कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। तो हम लोग लेंगे कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण M और प्लस कोण R, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे 360 के, किसके बराबर हो जाएंगे 360 के। इसमें से कुछ लोगों का मान दिया है, किसका किसका मान दिया है, ये अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब, तो इनके बीच कितने अंश का कोण बना होगा 90। कितने अंश के कोण बना हुए एकरे बीच, अगर ये अभिलंब है और ये वाली किरण के बीच ये अभिलंब है तो इनका कोण कितना बना होगा 90, यानी कि कोण T और प्लस इसकी जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 90 प्लस यम को ऐसे रहने देंगे कोण यम प्लस कोण R की जगह पे, और ये भी अभिलंब है, इसके बीच कितने अंश का कोण बना होगा 90 बराबर 360। अच्छा, जो है कोण T बा, कोण T के एकरे तरीफ हमरे से डेल एम मान सकते हैं नहीं, ये वाला। अरे जब ऐसे कोनो ऐसे वाले ऐसे रहे, इसको हम ले लेते हैं कोण T प्लस कोण M बराबर 360 और ये 90 90 कितना हो जाएगा 180। 180 उधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस साइड में आएंगे, अब यहाँ से इसको ऐसे रहने दो, कोण T प्लस कोण M बराबर किसके हो जाएगा 360 में से 180 घटाओगे कितना आ जाएगा 8 6 14 8 7 15, हाँ 180 280 ना, 3 में से 1 गए तो 180 आएगा 180। फिर यहाँ से कोण T, अब इसको यम को यहीं रखने दो, कोण यम बराबर 180 और ये इसको हम लोग मान लेते हैं कोई नाम दे देते हैं, जो कोण T बाई का A मान लेते हैं, एक तरीके का मान लेते हैं A। तो जहाँ T है उसकी जगह पर हम लोग A इसमें से कोण A घटा दो, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर, एक बार इतना लिख लो फिर हम लोग आगे चलें। चलो हम लोग आगे चलते हैं इसके। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे कौन कौन सा, Q R व कौन सा M, Q R और M। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो लेंगे त्रिभुज Q R और M में, Q R M में, Q R M में यानी कि कोण Q प्लस कोण कौन सा M, कोण M प्लस कोण R बराबर 180। अब हमें पता है, अभी हमने निकाला है कि ये जो कोण Q है वो किसके बराबर है R1 के। अरे ये वाला लेते हैं ना हम, ये किसके बराबर बा R1 प्लस कोण M ऐसे रहेगा प्लस कोण R की जगह पे कौन है R2 बराबर 180, यानी कि R1 प्लस कोण M प्लस R2 बराबर 180 अंश, ठीक बा। यानी कि R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस ई प्लस वो हर जाके में हो जाए माइनस में माइनस M। हम M के मान निकाले ही 180 अंश माइनस
ए। ये सो है R1 प्लस R2 बराबर 180 और समीकरण 2 से हम लोग इसका मान रखेंगे, किसका, यम का, केकर मान रखब, यम के। तो यम का मान आ जाएगा 180 अंश माइनस 180 अंश माइनस कोण ए। ये न होए, कहाँ प्लस हो यार, अरे यम रखे हैं यहाँ पे माइनस है। 180 अंश माइनस कोण ए होगा नहीं होगा, ये होगा ना, 180 अंश 180 अंश काटिए, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर माइनस कोण ए का मान था। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, लिखना हो फिर आगे चलिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद हम लोगों का काम क्या है, अगर ये मान लो कोण I है और जितने भी यहाँ पे लिखेंगे कोण I1 व कोण I1 व I2, ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, I के, किसके बराबर हो जाएंगे, I के। और जहाँ पे कोण R1 व कोण R2 ये किसके बराबर हो जाएंगे, R के। कब होंगे, जब इनका न्यूनतम विचलन होगा। कैसा विचलन होगा, न्यूनतम विचलन पे, विचलन पर। जब न्यूनतम विचलन होगा तो जो I1 व I2 है उसकी दरी पे कौन हो जाएगा, I, और जो R1 व R2 है उसकी दरी पे कौन सिर्फ हो जाएगा, R। हम लोग देखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, 3 रहा ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, R1 प्लस R2 ये बराबर किसके था, A के। R1 प्लस R2 बराबर किसके था, A के। तो जहाँ पे I है उसके जगह, जहाँ पे R है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, R। अरे यही तो लिखे हैं, R1 प्लस R2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R, यानी कि ये हो जाएगा R प्लस R बराबर A, यहाँ से हो जाएगा 2R बराबर A। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब ये जो समीकरण 1 है हमने अभी पढ़ा है कि डेल एम बराबर, समीकरण 1 में क्या था, I1 प्लस I2 और बीच में माइनस का निशान था R1 प्लस R2। जहाँ पे I1 I2 है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, I, और जहाँ पे R1 और R2 है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, R। तो डेल एम बराबर ये हो जाएगा I प्लस I और फिर बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे R प्लस R। तो डेल एम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2I, होगा नहीं होगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2R। तो यहाँ से डेल एम बराबर 2I माइनस 2। अच्छा R का मान हम लोग निकाले हैं, R का मान कितना है, A/2। तो जहाँ पे R है उसकी जगह पे कितना लिख देंगे, A/2। 2 से 2 काटिए, यहाँ से आ जाएगा डेल एम बराबर 2I माइनस A, 2I माइनस A। इसको हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर कितना हुई है, 5। ये तक कोई समस्या ना बना, कौन दिक्कत ना, यहाँ समझन के समस्या ना बा। यहाँ से I हुई मान, ये 2I, ये यहाँ से काटे हैं और ये A का मान है ना, लिख ला एक बार फिर आगे चले हम लोग। हाँ इधर देखो, यहाँ से हम लोग अगर I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, सुनो बेटा, हम लोग आगे देखेंगे स्नेल के नियम से। आगे किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I अपान साइन R। तो यहाँ से हम लोग I का मान निकाले हैं, I का मान कितना है, यहाँ से हो जाएगा साइन I का मान है डेल एम प्लस A/2 और साइन R का मान क्या है, साइन R का मान हम निकाले हैं A/2। यही होता है किसका फार्मूला, प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। यही होता है अपवर्तन सूत्र या प्रिज्म सूत्र, इसी को बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म सूत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। चलो